लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग बेसिकली क्या क्या होती है, कितना टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन मिलने में, या ऑब्जेक्शन लग जाता है तो उसमें क्या टाइम लगता है, एक्सेप्ट होने में कितना टाइम लगता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब क्या करना चाहिए, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे जब ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसका क्या रीज़न होता है। ये मेन चीज़ है, क्योंकि 90.9% जो ट्रेडमार्क होते हैं वो रजिस्ट्रेशन उनका रुक जाता है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने से पहले गवर्नमेंट उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल देती है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होएगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर ऑब्जेक्शन आ जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में आते हैं। आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बार बार नहीं लगानी है, वो 4500 रुपये या 9000 रुपीज़, वो बार बार आपको नहीं इन्वेस्ट करना है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में बेसिकली ऑब्जेक्शन क्यों आता है। तो पहला रीज़न जो होता है वो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि जब भी हम कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेने पर हमें किसी भी सिमिलर ब्रांड का या फिर कोई भी ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए, कोई भी ऐसा ब्रांड नेम नहीं रजिस्टर करवाना चाहिए जो किसी भी ब्रांड से मिलता जुलता हो। फर्स्ट रीज़न ये होता है, जिसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो ऑलरेडी आपको पता होंगे। नॉर्मल सी चीज़ है कि हमें किसी से सिमिलर नहीं लेना चाहिए, साउंडिंग सिमिलर नहीं होनी चाहिए। जैसे KAT कैट होता है वैसे ही CAT कैट होता है, बोलने में तो दोनों सेम ही आ रहा है बट स्पेलिंग अलग, तो ऐसी चीज़ों पर भी ऑब्जेक्शन लग जाता है। ये तो सिमिलर चीज़ की बात हो गई, जैसे हम किसी ब्रांड का नेम रख रहे हैं, कोई भी अमेज़ॉन का हमने ज़ैमेज़ॉन कर दिया, या कुछ भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमने जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो उस पे ऑब्जेक्शन 110% आएगा ही आएगा। ये हम सबको पता है। एग्जैक्ट नेम रखोगे तो ऑब्वियसली उस पर भी आएगा। बट द रीज़न इज़ कि सेकंड जो रीज़न होता है ट्रेडमार्क पर ऑब्जेक्शन आने का, वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि हमें किसी से मिलता जुलता ब्रांड नेम या सिमिलर ब्रांड नेम नहीं रखना चाहिए। बट दूसरा रीज़न किसी को भी नहीं पता होता है। अगर आप किसी से पूछते हैं तो वो भी इजीली नहीं बताते हैं आपको कि क्या रीज़न है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा उसमें लेक्चर देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। पर वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वन टाइम में ही रजिस्टर्ड करवाना है तो। दैट इज़ कि जब भी हम कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारा कॉमन नेम नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे गए और ट्रेडमार्क पे वेबसाइट पे जाने के बाद हमने ये चेक कर लिया कि वो किसी से सिमिलर तो नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, बस ख़त्म। बट हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ट्रेडमार्क जब भी हम फाइल कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट कॉमन। अगर वो कॉमन वर्ड होगा तो ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट के पार्ट पे आएगा ही आएगा। थर्ड पार्टी के पार्ट पे आपको ऑब्जेक्शन कॉमन पे नहीं आता, सिमिलर पे आता है। बट गवर्नमेंट दोनों क्राइटेरिया चेक करती है, सिमिलर भी और कॉमन भी। अब आप बोलोगे कॉमन वर्ड कैसा? कॉमन वर्ड बहुत सारे लोगों को इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कॉमन वर्ड होता क्या है। कॉमन वर्ड एक वही वर्ड होता है जिसकी मीनिंग आपको क्लियरली पता चल रही है, दैट इज़ अ कॉमन वर्ड। ये लोगों को समझ में ही नहीं आ पाता कि कॉमन वर्ड क्या है। और दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा वर्ड जैसे कंट्री का नेम और या फिर हमारा फ्लैग, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इंडिकेट कर रही हो सामने से कि इसका क्या मीनिंग है, तो वो भी आप नहीं ले सकते हो एज अ ट्रेडमार्क। आप कंपनी के नेम में भी नहीं ले सकते हो। तो कॉमन वर्ड जैसे पेन, या फिर कोई सैलून आप खोल रहे हो तो सीधा आपने सैलून नाम रख दिया उसका और साथ में अपना नाम ऐड कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और प्लस एडवाइजेबल भी नहीं होता है कि आप उसे फ़ाइल करो, क्योंकि फ़ाइल करोगे तो ऑब्वियसली आपकी फ़ीस ही वेस्ट होएगी, क्योंकि कॉमन वर्ड आपका रजिस्टर्ड नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर आप उसमें मॉडिफाई कर दो
या फिर आप ये चेक कर लो कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है और थोड़ा मॉडिफाई करके अगर आप उसे फाइल कर रहे हो तो दैट विल बी फाइन। अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड नहीं है, जैसे इंडिया आप अगर अपने ट्रेडमार्क पर डाल रहे हो तो उसमें कितना भी मॉडिफाई कर लो, इंडिया वर्ड आपको नहीं मिलने वाला, तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो हद से ज़्यादा कॉमन वर्ड है और प्लस कंट्री का नेम है, तो वो नहीं मिलेगा। और ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कॉमन वर्ड क्या होता है। रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो और आपने नाम रख दिया स्पेशल रेस्टोरेंट, या फिर कोई भी ऐसा नाम रख दिया जो मिलता जुलता हो, या रेस्टोरेंट ऐड करके अपना नाम ऐड कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्ट, क्योंकि वो कॉमन की कैटेगरी में आ जाता है और इस पे सेक्शंस लगते हैं। ये सेक्शन 9 की कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें सिमिलर की कैटेगरी तो उसमें सेक्शन 11 लगता है। सेक्शन 9 में भी 2 क्राइटेरिया होते हैं, ए और बी। इसमें भी नॉर्मल वही कि आपका जो नेम है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, प्लस वो साउंडिंग सेम नहीं करनी चाहिए, चाहे स्पेलिंग अलग हो। तो बेसिकली आप कॉमन नेम और सिमिलर मिलता जुलता नेम या एग्जैक्ट नेम रजिस्टर्ड ऑलरेडी नहीं रख सकते हो। ये 2 क्राइटेरिया होते ही होते हैं, जो दूसरा वाला किसी को नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को। बट थर्ड भी लोग अवेयर नहीं होते इसके बारे में कि लोगो कैसा होना चाहिए। मैं सोची थी आपको ये 2 के बारे में ही पहले डिस्कस करूं, बट ये थर्ड भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लोगो हमें ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लोगो जो ऐड करते हैं वो आपको अपने बिहाफ पे देखना चाहिए कि आपको ज़रूरत है अपने ट्रेडमार्क पे लोगो ऐड करने की या नहीं, क्योंकि लोगो ट्रेडमार्क बेसिकली है क्या, नेम रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन और स्लोगन रजिस्ट्रेशन, जैसे हम टैगलाइन बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क ले सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन जो नेम होता है वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन में आ जाता है, तो वो हम एज अ रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं ट्रेडमार्क की कैटेगरी में। इसके अलावा बाकी डिज़ाइन, पेटेंट, इन सब चीज़ों में फॉल होता है, कॉपीराइट वगैरह इन सब चीज़ों में आता है वो। तो थर्ड क्राइटेरिया जो लोगो होता है वो अगर आपके पास है लोगो तभी आप मेंशन करें, ज़बरदस्ती आप ट्रेडमार्क पर लोगो ना डालें, वो एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती अपने लोगो ऐड कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम करता है। अगर आपका कोई लोगो है, ऑलरेडी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं उसकी, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, उस केस में आप अपना लोगो ऐड करें और प्लस एक बार अपना लोगो चेक करवा लें, तो आपके लिए बेटर होएगा। क्योंकि ऐसे किसी भी इंसान से आप लोगो ना बनवाएं और ट्रेडमार्क ना फाइल करें ऐसा लोगो बनवाने के बाद जो कहीं से भी कॉपी करा हुआ हो। एक ज़रा सी चीज़ भी अगर आपने कहीं से कॉपी करवाई है या आपके लोगो डिज़ाइनर ने कॉपी करी है कहीं से भी, तो वो भी ऑब्जेक्शन का पार्ट बन सकता है ट्रेडमार्क पे। जैसे आपने ओडी का साइन देखा होगा, तो वो ओडी का जो साइन होता है अगर आपने वो भी हल्का सा कहीं पे भी ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके या ज़्यादा भी मॉडिफाई कर दो, बट आपने फिर भी वो 4 सर्कल दिखा रखे हैं, तो आप उस क्राइटेरिया में फॉल हो जाओगे और आपके ट्रेडमार्क पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा बिहाफ ऑफ लोगो। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखें। ये चीज़ वैसे कम होती है कि लोगों पर ऑब्जेक्शन आ रहा है, बट अगर आप लोगो नहीं रखते हो, यूनिक और सिमिलर लोगो डाल देते हो कहीं से भी उठा के, यूनिक जो भी सिंबल्स होते हैं उससे आपने एक अपना लोगो क्रिएट करा है, कहीं से भी कुछ भी आपने पिक कर लिया और लोगो क्रिएट कर लिया, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। लोगो शुड बी यूनिक, यूनिक रहना ज़रूरी है उसका, और जब तक यूनिक नहीं होगा तब तक आपका लोगो में प्रॉब्लम ऑलवेज़ क्रिएट करेगा। और आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली ब्रांड रजिस्ट्रेशन जब हम लेने जाते हैं, जब हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो उसमें जो मेन क्राइटेरियाज़ होते हैं ऑब्जेक्शन आने के, वो यही 3 होते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसमें आपका कि आप अगर कुछ भी, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं जब भी मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ, तो वो लोग, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो नेम है वो कैपिटल में है
और अगर कोई दूसरा नेम वही स्मॉल में लिख कर रजिस्टर करवाएगा तो वो कंसीडर हो जाएगा या वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस 3 क्राइटेरिया के अलावा कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो आपके ट्रेडमार्क पर ऑब्जेक्शन डाल सके या फिर किसी और को अलाउड कर सके कि आपका जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसको वो दूसरा रजिस्ट्रेशन दे सके। आपके पास 4 महीने का टाइम होता है। आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ऑब्जेक्शन डाल के आप उसे एक ऐसे क्राइटेरिया में खड़ा कर सकते हैं कि उसका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, किसी भी केस में रजिस्टर्ड नहीं होएगा। सिंपली आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल के उसका रजिस्ट्रेशन रोक सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया होता है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत एक लंबा टॉपिक है कि हम अगर हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं भी रजिस्टर्ड है तो हम किसी और को वो नेम लेने से कैसे रोकें। ये भी एक लंबा टॉपिक है, तो मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ट्रेडमार्क का तो मेक श्योर वो कॉमन ना हो, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, सिमिलर करके या कुछ भी मॉडिफाई करके आपने कोई दूसरा नेम ना लिया हो। प्लस अगर आप इन केस लोगो रख रहे हो, इन केस जो ट्रेडमार्क के लैंग्वेज में जिसे हम डिवाइस कहते हैं, इन केस अगर आप रख रहे हो वो, तो उस केसेस में आपका वो जो लोगो है वो यूनिक होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, क्योंकि अभी फ़िलहाल यही क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने निकाला है। मे बी फ्यूचर में कुछ पता नहीं है, क्या पता। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है बिज़नेस का, लोग आए दिन कुछ ना कुछ ओपन अपना कर ही रहे हैं, न्यू बिज़नेस ओपन कर रहे हैं जब से ये कोविड-19 आया है। तो कुछ पता नहीं है, शायद मे बी फ्यूचर में और भी चीज़ें ऐड हो जाए, बट फ़िलहाल के लिए इतनी जल्दी तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है कि 3 चीज़ें आप ध्यान रखें व्हेन एवर यू फाइल अ ट्रेडमार्क और व्हेन एवर यू क्रिएट योर बिज़नेस। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रख के ही उसे प्रोसीड करें, अदरवाइज़ आप सिर्फ अपनी जो फ़ीस है वो बार बार वेस्ट करोगे। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, किसी भी आप जब भी कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो ना, तो इतने आप ओवर स्मार्ट मत बनो कि आप अपने ही अकॉर्डिंग अपनी जो 1000 रुपीज़ की फ़ीस है, जो 2000 रुपीज़ की फ़ीस है, जो भी फ़ीस है, जो भी आपके ये सीए लेते हैं या लॉयर लेते हैं, वो बचाने के चक्कर में आप खुद ट्रेडमार्क फाइल मत करो, क्योंकि आपकी वो 4500 रुपये की भी जो फ़ीस होएगी वो भी डूब जाएगी। तो आपको जब तक ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, जब तक आपको ईच एंड एवरीथिंग ट्रेडमार्क के बारे में ना पता हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी अपने थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। सो मेक श्योर आप यही करो। एडवाइजेबल तो यही होगा मेरी तरफ से कि अपने लॉयर, अपने सीए या किसी भी अच्छे कंसल्टेंट्स की किसी की भी हेल्प लेकर ही फाइल करो तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ आप अपनी चीज़ें ही वेस्ट करोगे और टाइम ही वेस्ट करोगे। सो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।